हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म एंड ये पार्ट 3 है। सो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? अभी तक हमने फेडरलिज्म देखा, डेफिनेशन देखी, फीचर्स देखे, कौन से वो दो रूट हैं जिनसे हम फेडरलिज्म को अपना सकते हैं, फेडरलिज्म स्टेट बना सकते हैं, वो भी हमने पढ़ी। अब हम देख रहे हैं कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस हैं जो कि काफी नेसेसरी होते हैं सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म के लिए, ठीक है। बट सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं है। हमारे संविधान में लिखे हुए जो प्रोविजंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, बट सिर्फ काफी नहीं है। फेडरल एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा सक्सीड हुए हैं इंडिया में, एंड सिर्फ इस वजह से नहीं, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। जो रियल सक्सेस है ना फेडरलिज्म की इंडिया के अंदर, वो नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को जाती है। क्योंकि संविधान तो कुछ लोगों ने बना दिया, लेकिन तब से लेके आज तक जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, उनके डिसीजंस और जैसे उन्होंने काम किया, इस सब को देखते हुए हमारे फेडरलिज्म पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और इसी से इसको सक्सेस भी मिली है। And this ensured that spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country. और यही जो स्पिरिट है फेडरलिज्म की, ये हमें इंश्योर करती है कि हमारे यहाँ पर रिस्पेक्ट है डाइवर्सिटी के लिए, और सभी व्यक्ति चाहते हैं कि वो मिल के साथ रहे। ये सबका अपना एक मिला जुला आइडिया है। सो यही हम देखने वाले हैं कि वो कौन से मेजर वेज थे जिनकी वजह से इस प्रकार की सक्सेस हमें फेडरलिज्म में देखने को मिलती है। सो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। लिंग्विस्टिक स्टेट जो बनाई गई थी ना, ये हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा, ये समझ लो, परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा ही समझ लो। अगर आपने पॉलिटिकल मैप देखा है इंडिया का, तो जब शुरुआत होती है कंट्री की, अपने भारत की, एक डेमोक्रेसी के तौर पे 1947 में, और अगर हम बात करें 2019 की, या फिर बोल दो 2021 चल रहा है, क्योंकि ये बुक पुरानी है इसलिए 2019 के हिसाब से यहाँ लिखा है। अगर प्रेजेंट डे की बात करें, 2021 की बात करें हम, कि तो हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। 1947 में जो स्टेट्स थी, आज के टाइम पे वो स्टेट्स काफी ज्यादा हुई नंबर में, और एरिया वाइज भी चेंज हो गई हैं। जो ओल्ड स्टेट्स थी वो गायब हो चुकी हैं, नई स्टेट्स बन चुकी हैं। एरिया, जो बाउंड्रीज हैं, नाम है स्टेट्स का, वो बदल चुका है काफी कुछ। 1947 में जो बाउंड्रीज थी पुरानी स्टेट्स की इंडिया में, वो चेंज हो गई और उन्हीं में से हमने कुछ नई स्टेट बना दी है। एंड ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि जो लोग हैं जो सेम भाषा को बोलते हैं, उनको एक स्टेट में रखा जाए, ठीक है। कुछ स्टेट्स को भाषा के आधार पर बनाया गया था, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी। भाषा के नाम पे स्टेट बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि उनकी बोली एक सी है, बट उनके जो कल्चर है, उनकी जो एथनिसिटी है और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसको देखते हुए भी अलग अलग स्टेट्स बनाई गई थी, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। सो ये देखिए, मैप देखिए आप, इंडियन पॉलिटिकल मैप है ये। आपको अलग अलग स्टेट्स दिखाई दे रही हैं इसमें। प्रेजेंट टाइम में हमारा कुछ इसी प्रकार से दिखता है। देखिए, जब एक डिमांड उठ रही थी लोगों की कि हमें भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स का गठन करना चाहिए, स्टेट्स बनानी चाहिए, तब जो कुछ नेशन के लीडर्स थे उनको ये डर था कि अगर हम भाषा के आधार पे स्टेट्स को बनाएंगे तो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा हमारी कंट्री का, मतलब कंट्री अलग अलग गुटों में बट जाएगी या टूट जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया लिंग्विस्टिक स्टेट्स को कुछ टाइम पे, बट जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने ये दिखाया कि जो फॉर्मेशन है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का,
वो एक्चुअली कंट्री को क्या करेगा, ज्यादा यूनाइट करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाएगा। ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी की अगर बात करें तो जो दूसरा टेस्ट था इंडियन फेडरेशन के लिए वो था लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी भाषा को नेशन लैंग्वेज का दर्जा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। हिंदी मदर टंग है 40% ऑफ द इंडियंस की, मतलब ज्यादातर की। Therefore, there were many safeguards to promote other languages besides Hindi. There are 21 other languages recognized in the schedule. देखो, हिंदी के अलावा भी 21 लैंग्वेजेस हैं जिनको हमारे शेड्यूल में शेड्यूल्स जो है 12 उनमें रखा गया है और इनको सबको प्रमोट करने की बात की गई है। ये हमारी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस में है। A candidate in an examination conducted for central government positions may opt to take examination in any of these languages. और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जो पेपर होता है सरकारी जॉब्स के लिए, सरकारी सर्विसेज के लिए, तो जो कैंडिडेट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो अपनी मन मर्जी की इनमें से कोई भी भाषा को ले सकते हैं। स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं एंड ज्यादातर जो उन स्टेट्स का काम होता है सरकारी, वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में करते हैं। ठीक है। अनलाइक श्रीलंका, leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. देखो, श्रीलंका की तरह हमने नहीं किया। हमारे लीडर्स ने बहुत ही सावधानी का एटीट्यूड बरता और यूज ऑफ हिंदी को प्रमोट किया। हमारे संविधान के अनुसार जो यूज था इंग्लिश का, हम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया करते थे, क्योंकि ब्रिटिश आए थे तो एक आदत सी बन गई थी इंग्लिश यूज करने की। उसको 1965 में रोका जाने लगा। तब जो बहुत सारे हिंदी ना बोलने वाले स्टेट थे, यानी कि जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, उन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश के यूज को कंटिन्यू रहने दो। तमिलनाडु के अंदर एक मूवमेंट था जो काफी वायलेंट भी हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करा और बोला कि ठीक है, हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रख लेते हैं। इसके बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं। Many critics think that this solution favored English. और क्रिटिक्स ने क्या बोला कि यार ये सॉल्यूशन कैसा निकाला है, आप तो इंग्लिश का समर्थन कर रहे हैं, जो कि कुछ ही एलाइट लोग ही बोल पाते हैं, हर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता। कुछ इस प्रकार का क्रिटिक्स लोगों का कहना था जो आलोचना करते हैं। प्रमोशन ऑफ हिंदी continues to be the official policy of Government of India. देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान में ऐसा सच कुछ नहीं लिखा है हिंदी के बारे में, एक नेशनल या राष्ट्रभाषा के तौर पे नहीं लिखा है, लेकिन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही कि हम प्रमोट करें हिंदी को अपनी भाषा के तौर पे। प्रमोशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी राज्य के ऊपर हिंदी को थोप दोगे। जिस राज्य में मान लो हिंदी नहीं बोली जाती, केरला में मलयालम बोली जाती है, तो आप केरला को मजबूर नहीं कर सकते हो, सेंटर मजबूर नहीं कर सकता है कि आपको हिंदी बोलनी है। इस प्रकार की जो छूट दी गई थी राज्यों को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना रोप नहीं जमाया था। हमारे यहाँ के लीडर्स काफी होशियार थे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने दिखाई थी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में कोई भी गलत सिचुएशन नहीं आई भाषा को लेके, जो कि श्रीलंका में हमें देखने को मिलती है। नाउ सेंटर स्टेट रिलेशंस, देखो, रिकंस्ट्रक्ट करना, रीस्ट्रक्चरिंग करना सेंटर स्टेट रिलेशन का भी एक तरीका है जिसमें फेडरलिज्म को क्या मिलती है, मजबूती मिलती है। How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a large extent on how ruling parties and leaders follow these arrangement. सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो भी है शेयरिंग पावर का, असल में रियलिटी में तो तब उनका पता पड़ता है कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं
वो किस पे डिपेंड करेगा? रूलिंग पार्टीज पे, क्योंकि देखो जिसको नियम बनाना था वो तो जा चुके हैं इस दुनिया से, तो अब असल में वो नियम कितने अच्छे से चल पाते हैं डिपेंड करेगा प्रेजेंट टाइम की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर। बहुत समय तक सेम पार्टी ने ही रूल किया था सेंटर और स्टेट में, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कांग्रेस, तो हमने देखा कि केंद्र में भी वही है और राज्य में भी वही है। ठीक है, इसका मतलब ये था कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के अपने जो राइट्स हैं उनको एंजॉय नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेंटर में है वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टी है। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, जब स्टेट लेवल पे जो रूलिंग पार्टी है वो डिफरेंट होगी तो क्या होगा? तो सेंटर क्या करेगी? कोशिश करेगी स्टेट को झुकाने की। उन दिनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो मिसयूज करती थी कॉन्स्टिट्यूशन का डिसमिस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, एंड जो भी उसकी राइवल पार्टीज होती थी, जिसकी वजह से जो फेडरलिज्म है वो सही तरीके से नहीं चल पाता था। ठीक है, लेकिन एक चेंज आया 1990 के बाद, जब हमने ये समय देखा जहां पर जो छोटी छोटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्टेट्स में दूसरी दूसरी वो बन रही थी, और ये थी बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकारें बनने लग गई थी सेंटर में भी। सो अब कोई भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी लोकसभा के अंदर नहीं मिल रही थी, जैसे अब तक कांग्रेस को मिलती आई थी। जो मेजर नेशनल पार्टीज थी वो भी अब एंटर करने लग गई अलायंस में दूसरी पार्टीज के साथ, जिसमें बहुत सारी रीजनल पार्टीज होती थी जो सरकार बनाती थी सेंटर में। एंड इसकी वजह से एक नया कल्चर हमने पावर शेयरिंग का दिखा, जिसके अंदर रिस्पेक्ट थी ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। अब स्टेट्स भी फ्री होके अपने कुछ निर्णय ले पा रही थी। ये जो ट्रेंड चल पड़ा था इसको काफी ज्यादा एक सपोर्ट मिला एक मेजर जजमेंट से। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें बोल दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं हटा सकती, डिसमिस नहीं कर सकती है। सो यहाँ पर फेडरल पावर शेयरिंग को और इफेक्टिव बनाया गया था। ठीक है, पहले इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती थी लेकिन अब काफी इफेक्टिव होने लगी थी। यहाँ देखिए आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है, कोalition गवर्नमेंट और ये बैठी है। यहाँ पर हम दो कार्टून्स देखेंगे, एक ये है, एक और मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है सेंटर और स्टेट्स का। शुड स्टेट गो टू द सेंटर विथ अ बैगिंग बाउल? हाउ कैन द लीडर ऑफ कोalition कीप द पार्टनर्स ऑफ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड? तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि ये बैठा हुआ है एक आदमी बड़ा सा, और ये देखिए इन पिलर्स में अलग अलग सिंबल बने हुए हैं, अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग हैं, यानी इन सबको मिला के मिली जुली गठबंधन की सरकार बनी हुई है। एक और कार्टून है उसको मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद मैं दोनों को ही एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए पहले वाले कार्टून में हमें दिखाई दे रहा है क्या, सेंटर स्टेट का रिलेशन दिखाई दे रहा है डिवीजन ऑफ पावर्स को लेके। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, फंड रिसोर्सेज एंड पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेट्स लाइन में लगी हैं कटोरा लेके, और सारी स्टेट्स नहीं दिख रही हैं आपको, कुछ चुनिंदा दिख रही हैं। और उसमें भी जो सेंटर पे ये मैडम है इनका थोड़ा सा गुस्से में दिख रहा है मिजाज, यानी ये डोमिनेट करेंगी। ठीक है, स्टेट्स के ऊपर अपनी मर्जी चलाएंगी, कुछ इस प्रकार का यहाँ दिख रहा है नजारा हमें। और ये थोड़ी सिलेक्टिव भी रहेंगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को करते हुए, मतलब जो स्टेट इनको ठीक लगेगी उसको पावर्स देंगी, जो नहीं लग रही होगी उसको नहीं देंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपको किसकी तरह दिख रही हैं, तो दरअसल यहाँ जो लीडर हैं ये है हमारी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिसेस इंदिरा गांधी। एंड ये प्राइम मिनिस्टर रही थी 1967 से लेके 1977 तक, और उसके बाद एक और बार रही थी 1980 से लेके 1984 तक। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे वाले को। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूं ये आपको किसकी प्रकार के दिख रहे हैं, तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी।
और यहाँ पर आपको इस कार्टून से क्या शो करने की क्या शो करा जा रहा है, तो साफ साफ देखो ये लिख रहा है कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार हमें यहाँ से दिख रही है। वाजपेयी जी की जो सरकार थी उनको जो सपोर्ट नहीं मिल पाया था 1996 के इलेक्शन में, और जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। सिर्फ 13 दिन तक ही उनकी सरकार चल पाई थी, गठबंधन की सरकार थी। लेकिन फिर 1998 में इलेक्शंस हुए और यहाँ पर बीजेपी ने एक अलायंस बना लिया। इन इलेक्शंस के अंदर जो अलायंस बनाया गया था इसको एनडीए बोला गया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एंड 1998 के अंदर अटल बिहारी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये जो आदमी है जो चेयर पे है, इसने अपने हाथ में कमल क्यों पकड़ा गया है? तो आप समझ जाओ, कमल सिंबल है भाई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का, और ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये कमल तो पकड़ेंगे। ठीक है, अब देखो इनकी अगर आप चेयर को देखो ध्यान से तो इनकी चेयर किसकी बनी हुई है? चेयर के बीच में आपको लोग दिख रहे होंगे, पिलर्स हैं, ये लोग हैं अलग अलग। ठीक है, तो इनकी जो चेयर्स हैं वो बॉम्ब्स की बनी हुई है, या बोल दीजिए पिलर्स की बनी हुई है। कोalition की गवर्नमेंट है जो कभी भी टूट सकती है अगर थोड़ी भी इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो। अगर मान लीजिए इस आदमी ने अपने आप को यहाँ से हटा दिया तो ये पूरे गिर जाएंगे, पूरी ये टूट जाएगी चेयर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। सो अभी हम देखने वाले हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया? कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, क्या लगता है आपको? सो दरअसल ये डिपेंड करता है, इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी काउंट कर लो। लेकिन ऐसे काउंट करने से थोड़ा ना चलेगा। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है हमें सेंसस ऑफ इंडिया से मिलती है, जो 2011 में करवाया गया था। इसमें रिकॉर्ड किया था 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस को, जो लोगों ने मेंशन करी थी एज देयर मदर टंग, मतलब अपनी मातृभाषा के तौर पे करीबन 1300 अलग अलग लैंग्वेजेस को देखा गया था। इन सारी लैंग्वेजेस को एक साथ ग्रुप किया गया था कुछ बड़ी लैंग्वेजेस के अंदर, और वो लैंग्वेजेस क्या थी, जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मेनी अदर्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी। देखो क्योंकि भोजपुरी आप जानते हैं ये बिहार में बोली जाती है, मगधी थोड़ा सा बिहार में ही बोली जाती है, मगध का एरिया जहाँ अशोका वगैरह राज करते थे। बुंदेलखंडी बोली जाती है। बुंदेलखंड असल में एक रीजन को कहते हैं, ये रीजन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों में ही आता है, और वहाँ के लोग बुंदेलखंड के लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, राजस्थान के लोग राजस्थानी बोलते हैं। और ये लैंग्वेज बहुत कुछ हिंदी से मिलती जुलती होती है, इसलिए इनको हिंदी जो एक मेजर लैंग्वेज है उसके अंदर रखा गया है। इस ग्रुपिंग के बावजूद भी जो सेंसस था उसने 121 मेजर लैंग्वेजेस फाइंड करी। समझ रहे हैं आप कि 1300 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उनमें से 121 बड़ी लैंग्वेजेस है, जिसमें से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 22 लैंग्वेजेस को चुना है अपने 8th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, और आप जानते हैं जो शेड्यूल है हमारे संविधान में वो 12 है। 12 में से जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इन 22 लैंग्वेज को शेड्यूल कहते हैं, और जो लैंग्वेजेस इसमें नहीं है उनको नॉन शेड्यूल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं इंडिया एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ बोली अलग है, कल्चर अलग है, खान पीन अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। यही हमारे भारत की खूबसूरती है। A look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population. कोई एक लैंग्वेज हमारी पूरी पॉपुलेशन की मदर टंग नहीं है। लार्जेस्ट लैंग्वेज अगर देखा जाए तो हिंदी है, जो ज्यादातर लोगों की 44% जो इंडियंस हैं उनकी जो मदर टंग है वो हिंदी है। अगर हम इसमें ऐड करें टू ऑल दोज हु न्यू हिंदी एज देयर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, द नंबर वाज स्टिल लेस देन 50% इन 2011। देखो जो लोगों की मातृभाषा हिंदी है तो वो 44% है। अगर हम इसमें
उन लोगों को भी मिला दें। जो लोग हिंदी भी जानते हैं, समझते हैं सेकंड और थर्ड लैंग्वेज, तो भी 50% से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। और इसी वजह से इंग्लिश इंग्लिश को कितने लोग जानते हैं? 0.02% इंडियंस ने अपनी मदर लैंग्वेज एज इंग्लिश चुनी है। आपको पता हो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है इंग्लिश। जो बाकी कुछ 11% है, उन्होंने क्या बोला है कि इंग्लिश हमारी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज जैसी है। अब हम थोड़ी सी जो टेबल है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे आगे की चीज़ों को। सो यहाँ देखिए, यहाँ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस दी गई हैं और ये भी बताया गया है कि कितने परसेंट लोग इन भाषाओं को बोलते हैं। देखिए आसामीज 1.26 ये परसेंट में है, बंगाली 8.03% है, मतलब बंगाली थोड़ा ज़्यादा लोग बोलते हैं। बोडो 0.12%, डोगरी 0.21%, गुजराती 4.58%, हिंदी काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं 43.63%, कन्नड़ 3.61%, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संस्कृत के लिए कुछ भी नहीं है, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये सारी भाषाएं हैं और इनके प्रपोर्शन को बताया गया है। इसका आपको एक पाई चार्ट बनाना है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, एंड देन आप एक मैप लीजिए और अलग अलग कलर से आप रंग दीजिए, शेड कर दीजिए रीजन्स को जहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती हैं, एंड फाइंड आउट अबाउट एनी 3 लैंग्वेज दैट आर स्पोकन इन इंडिया बट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेबल। ऐसी कोई 3 भाषाओं को आप बता सकते हैं जो इंडिया में बोली जाती है और यहाँ नहीं है। तो अभी हमने कुछ भाषाएं पढ़ी थी, जैसे कि छत्तीसगढ़ी नहीं है यहाँ, बुंदेलखंडी नहीं है यहाँ पर, और भोजपुरी नहीं है। तो इनके बारे में आप फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और भाषा पता है तो आप उसके बारे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रज भाषा जो वृंदावन मथुरा के इलाके में बोली जाती है, या फिर जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है रामचंद्र गुहा जी का, टाइम्स ऑफ इंडिया नवंबर 1 2006 का। ये एक बार आप पढ़ना, ये पूरा लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेजेस के ऊपर एक आर्टिकल है, पढ़िएगा इसको। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अलग से एक छोटी वीडियो इसी की बना दूंगी। वेल आपको भी थोड़ा अपनी तरफ से कुछ इनपुट देना चाहिए, इसलिए मैंने कहा है कि ये आप पढ़िएगा। सो इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। देखिए और बताइए आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधु।